वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आपके दिन का आगाज संसद टीवी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। कभी सोचा है आपने इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? हो सकता है बहुत सारे जवाब हों आपके पास, लेकिन ध्यान से और गौर से सोचिए कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ क्या है। मैं बताती हूँ। इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है आपके अपने थॉट्स। जी हाँ, आपके विचार। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, आपका दिन, आपका समय वैसा ही होता चला जाता है। कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि होती है। तो आपके विचारों का ताना बाना जैसे बुनता है, आपकी जिंदगी वैसे ही करवट लेती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सोच में कभी भी किसी प्रकार का विकार लेकर नहीं आना है। जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, अपनी सोच को उसी राह पर चलाना शुरू कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं आज के सुप्रभात की, और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को आरंभ होगा। ये सत्र 3 जुलाई 2024 तक चलने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार 26 जून 2024 को, गुरुवार यानी कि 27 जून को सुबह 11 बजे से राष्ट्रपति संसद भवन के दोनों सदनों को करेंगी संबोधित। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे प्रधानमंत्री। शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और पीएम मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से उन्होंने की मुलाकात और वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत करने की संभावना है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। उपराष्ट्रपति जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर सैनिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अरुणाचल प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार। पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला कोर्ट ने किया निरस्त। दोबारा देना होगा एग्जाम। और आइए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है वो 24 जून 2024 को आरंभ होगा। ये सत्र 3 जुलाई 2024 तक चलने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार यानी 26 जून 2024 को होगा। गुरुवार यानी कि 27 जून को सुबह 11 बजे से राष्ट्रपति संसद भवन में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। और G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री इटली पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और पीएम मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात करेंगे और वैश्विक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य एकजुट होकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना होगा। आपको बता दें, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक फसानो अपोलिया इटली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के अपोलिया पहुंचे, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।
जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपुलिया के ब्रिटिश हवाई अड्डे पर उतरे, इटली में भारत के राजदूत वाणी राव और अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। लगातार तीसरी बार पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री के इस दौरे की जानकारी साझा की है। Namaste. The Prime Minister of India has arrived at Brindisi Airport in Italy to participate in the G7 summit. Tomorrow is a packed day for him. We have several bilateral meetings with world leaders lined up. He'll also be addressing the outreach session of the G7 summit. Stay tuned with the Ministry of External Affairs, social media handles and digital medium to get an update on the visit. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर द्वारा तनोट माता मंदिर पहुंचे, जहां सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने तनोट माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की और समस्त देशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। दर्शन के उपरांत एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैसलमेर में लोंगेवाला के समीप तनोट माता मंदिर में दर्शन का सौभाग्य मिला। मां के श्री चरणों में शीश झुकाकर धन्य हुआ। ये दिव्य मंदिर विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा में तैनात जवानों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है। तनोट माता से प्रार्थना है कि समस्त देशवासियों को सुख, समृद्धि और खुशहाली दें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब से थोड़ी ही देर में सीमा सुरक्षा बल के 154 बटालियन के जवानों को संबोधित करेंगे। और बीजेपी नेता पेमा खांडू ने गुरुवार को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चाउना में डिप्टी सीएम बने हैं। खांडू के साथ कुल 11 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ब्यू राम वाहगे, सीएम दिवंगत कलिखो पुल की पत्नी दासंगलू पुल का नाम शामिल है। खांडू कैबिनेट में दासंगलू पुल अकेली महिला मंत्री हैं। पेमा खांडू 2016 में अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं। लगातार उन्होंने नबाम तुकी के इस्तीफे के बाद पहली बार पदभार संभाला था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वे भाजपा में शामिल हुए थे। राज्य की 60 सीटों में से भाजपा को 46 सीटें मिली हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी की 5 सीटों पर जीत हुई है। इलेक्शन में पेमा खांडू निर्विरोध विधायक चुने गए। I, Pema Khandu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chief Minister for the state of Arunachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. और नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। काउंसलिंग पर फिलहाल कोई रोक नहीं होगी। आपको बता दें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई जो है वो 8 जुलाई को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने नीट यूजी के मामले में सुनवाई की है। एनटीए की तरफ से ये कहा गया है कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है।
नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। फिर से एग्जाम 23 जून को होगा और रिजल्ट 30 जून तक घोषित किया जाएगा। इसके बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है। और दिल्ली में पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे से जुड़ा मामला जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी के बंटवारे का मामला अपर यमुना रिवर बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बोर्ड को कल सभी पक्षों के साथ बैठक बुलाने और मामले पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही दिल्ली सरकार से मानवीय आधार पर अतिरिक्त 152 क्यूसेक पानी के लिए आवेदन जमा करने का अनुरोध किया है और ऐसा आवेदन जो पहले नहीं किया गया हो उसे कल तक दिल्ली सरकार कर दे। बोर्ड को आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। यदि आवश्यक हो तो दिन प्रतिदिन बोर्ड की बैठकें बुलाई जा सकती है। इस समय गर्मी का सितम जारी है। तपती गर्मी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लेकर आया है समर फेस्टिवल। 2 दिवसीय इस फेस्टिवल की शुरुआत गुरुवार 13 जून को हुई। ये फेस्टिवल भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित है। पहले दिन हिंदुस्तानी गायकी और सरोद वादन का रहा। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। और आज विश्व रक्तदाता दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100% स्वैच्छिक रक्तदान नीति की नींव डाली है। वर्ष 1997 में संगठन ने ये लक्ष्य रखा था कि विश्व की प्रमुख 124 देश अपने यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दें। उद्देश्य ये था कि रक्त की ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर अब तक लगभग 49 देशों ने ही इस पर अमल किया है। रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से WHO ने यह वीडियो जारी किया है। आप भी देखिए। This is the story of one drop of blood. This drop of blood started out in the body of Parry. When her friend Mariam was in labor and started losing a lot of blood, Parry didn't hesitate and donated blood to save her friend's life. That drop of blood, with many others, went from Parry to her friend Mariam, and Parry saved Mariam's life. It's also the story of another drop of blood. Manuel sees every day how accidents happen all the time. He feels a connection to his community and wants to do his part to contribute to the well-being of his people. Every 3 months, he goes to the clinic and donates blood. Manuel's blood drops go to hundreds of people who need them to survive. This is the story of millions of drops from millions of people that decided to make an act of solidarity by donating blood. Everywhere in the world, blood from millions of people who donate blood to their community are saving lives every day, providing a precious safeguard for patients and communities. Blood donation is an act of solidarity. Join the effort. Save lives.
अपने वर्तमान और भविष्य को सजाना, संवारना और समझना हो तो इतिहास को जानना बेहद ज़रूरी है। और आज 14 जून है। आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों में क्या है आज के दिन खास। 14 जून साल 2004 से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। साल 2005 में 58वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने इसे वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में नामित किया। इस दिन का उद्देश्य रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता, जीवन बचाने और स्वास्थ्य सुधार में रक्तदाताओं के योगदान को बताने के लिए है। आज के दिन को चुनने की विशेष वजह है। दरअसल 14 जून को कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती है, जिन्हें साल 1930 में रक्त के प्रकारों को वर्गीकृत करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। 14 जून साल 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना फ्रांस की राजधानी पेरिस में दाखिल हुई थी। जर्मन सेनाएं शहर के उत्तर पूर्व की सीमाओं से पेरिस में दाखिल हुई। खून खराबी की आशंका से फ्रांस के गवर्नर ने कुछ ही दिन पहले पेरिस से फ्रांसीसी सैन्य बलों को हटने के आदेश दिए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिटलर के नेतृत्व में जर्मन सेना ने पश्चिमी यूरोप पर मई 1940 से हवाई हमले शुरू कर दिए थे। जून महीने की शुरुआत में ही जर्मनी सहयोगी देशों की सेनाओं को पछाड़कर उत्तरी फ्रांस में दाखिल हो गया था। इसके बाद जर्मन सेनाओं ने डनकर्क के बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब से कुछ ही दिन शेष हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। श्रीलंका में रामायण सर्किट पर एक महत्वपूर्ण स्थल है उस्सानगोडा। श्रीलंका में एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है और कहानियों के अनुसार ये वो स्थान है जहां रावण ने सीता माता का अपहरण करने के बाद अपना पुष्पक विमान उतारा था। तो आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं यहीं की एक सुंदर से वीडियो के साथ जहां पर योग का अभ्यास हो रहा है। निर्मला सीतारामन ईश्वर की शपथ लेती हूँ